प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का बहुत वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई है। इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए, जरूर समझिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग इतिहास को देखेंगे, इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे, फिर भूगोल का देखेंगे, फिर नागरिक शास्त्र का देखेंगे और अर्थशास्त्र का देखेंगे। सभी का क्वेश्चन हम लोग इसमें बारी बारी से देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल इसमें है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था बच्चों? तो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, ये फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। आपसे ऐसे भी सवाल पलट सकता है कि फ्रांस का सम्राट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए अब अगला नंबर सवाल, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते थे उसमें। ठीक है, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है 1917 में जो जारशाही के पतन की घटना हुआ था उसको। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, लेनिन कौन था? बहुत वीवीआई सवाल है, लेनिन कौन था? इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये लेनिन जो था बोल्शेविक पार्टी का नेता था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपका बहुत वीवीआई सवाल है, कई बार आपका एग्जाम में रिपीट होते रहता है। चौथा नंबर सवाल है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1939 से लेके 1945 तक। 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें दो देश के लोग, यानी दो देश के लोग बट गए थे। एक देश में आते हैं मित्र राष्ट्र, मतलब एक राष्ट्र में आता है मित्र राष्ट्र और एक में आता है ध्रुवीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे उसको बताना है। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों देश ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे। इसको आप याद कर लीजिएगा। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस देश शामिल थे और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिए 5 नंबर सवाल है, सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? इसमें बताना है सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो कृषि अधीन वो समय था छठा भाग। कितना? तो छठा भाग कृषि अधीन था। ठीक है, देखिए अगला नंबर सवाल, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। अब सवाल है, भाभर किसे कहते हैं? तो भाभर किसे कहते हैं बच्चों? तो भाभर ये पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग भाभर। पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका होता है, उसको हम लोग भाभर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो गया। देखिए अब 8 नंबर सवाल, कॉमन्स किसे कहते हैं? तो कॉमन्स किसे कहेंगे? तो कॉमन्स हम लोग कहेंगे साझा जमीन को। ठीक है, साझा जमीन को कॉमन्स कहते हैं। कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जमीन को। साझा जमीन क्या है? तो कॉमन्स है, साझा जमीन। ठीक है, देखिए अगला नंबर सवाल, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज। 22 गज होता है क्रिकेट पिच की लंबाई, ये आप याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है, आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था?
तो भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में। और किनके द्वारा ये स्वदेशी आंदोलन किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, ये इससे भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया था ये स्वदेशी आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और ये इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये छूती है नेपाल देश को। नेपाल देश को, किस देश को? तो नेपाल देश को ये इन सीमाएं, मतलब इन राज्य के सीमाएं छूती है नेपाल देश को। यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? तो ये है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है बच्चों, ठीक है, अमरकंटक से। और आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री। गंगोत्री हो जाए गंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है, परिणाम है, परिणाम क्या है? तो परिणाम है दर है, परिणाम, ठीक है, दर है। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो हम जाएंगे लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर, इसको आप याद कर लीजिएगा, महेंद्रगिरी, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? कौन है? तो सांभर झील है। सांभर झील लवणीय जल वाली झील है, सांभर झील, इसको आप याद कर लीजिएगा, सांभर झील, ठीक है, लवणीय वाली झील है। अगला नंबर सवाल है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन अर्ली जून, यानी जून के प्रारंभ में ही हो जाता है, ठीक है, जून का प्रारंभ में ही भारत का मानसून आगमन हो जाता है, यानी जून का प्रारंभ में, अर्ली जून, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये सवाल आप पूछा जाता है हर बार। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सल्वाडोर आयेंदे थे। सल्वाडोर आयेंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। 22 नंबर सवाल है, एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो एनक्रूमा घाना देश के राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। अगर आप किसी को रिश्वत देते हैं तो वो आपका लोकतांत्रिक नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर क में क्या है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना,
सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना, ये आपका लोकतांत्रिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो ये गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, गोरे और काले, मतलब गोरे लोग इसमें कम थे और अश्वेत काले लोग बहुसंख्यकों का, मतलब बहुत अधिक मात्रा में थे काले लोग। 26 नंबर सवाल है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? तो ये भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये वाक्य सही कारण नहीं देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट नंबर सवाल, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भारतीय न्यायपालिका कार्य करता है। भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है मौलिक अधिकार, इसका कार्य करता है ये भारतीय न्यायपालिका। 28 नंबर सवाल है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो ये ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इसका व्याख्या, संविधान की व्याख्या इनके पास अधिकार है। 29 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो 6 अधिकार, यानी कितने मौलिक अधिकार? तो 6 अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल है, देखिए, विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब अर्थशास्त्र यूनिट 4 इकोनॉमिक्स से हम लोग देखेंगे 10 सवाल को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी VVI है। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम था शाहपुर था। क्या था? तो शाहपुर। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? तो भारत में आधुनिक कृषि सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो खरीफ फसल खरीफ फसल किस मौसम में होता है? अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आते हैं। तो खरीफ फसल में आता है धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब आता है। ठीक है, धान ये सब। तो देखिए, धान कब बोया जाता है बच्चों? तो धान ये बोया जाता है आपका वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में धान सब बोया जाता है, मतलब धान सब रोपा जाता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। साक्षरता दर भी बढ़ाता है, लोगों का स्वस्थ रहना भी बढ़ाता है, कौशल निर्माण, इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। अगला नंबर सवाल है, भारत में बेरोजगारी होने का मुख्य कारण क्या क्या है? तो भारत में बेरोजगारी होने का मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा, जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी बेरोजगार घूमते रहते हैं। और देखिए, अस्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप काम को कैसे करोगे?
तो ये भी आपका बेरोजगार में आ जाएगा। गरीबी, अगर आप गरीबी हैं तो आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो वो भी आपका बेरोजगार में आ जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल, NSO का पूरा नाम क्या है? तो NSO का पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? तो निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर सवाल है, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्या है? तो उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात है 47 और 43%, यानी ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, यानी इसमें हम लोग ये जो बफर स्टॉक है इसमें सरकार किसानों से अनाज लेते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद उस अनाज को ये बफर स्टॉक में रख देते हैं और ये बफर स्टॉक अनाज को ठंडा रखता है। फिर ये सरकार जो है इसी बफर स्टॉक से सभी किसानों को अनाज देते हैं, अनाज प्रदान करते हैं इसी बफर स्टॉक से। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, खाद्य असुरक्षित कौन है? इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। ये अंतिम क्वेश्चन, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? तो खाद्य असुरक्षित इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार कामगार और निराश्रित तथा भिखारी, इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आप इस चैनल को शेयर कीजिए इस चैनल को। ठीक है, शेयर करने के लिए आपको सबसे आगे रहना है। अगर आप शेयर करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन सभी अच्छे लग रहे हैं, हमको ये मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।